हेलो था और चारों का अपना अपना पार्टीशियन भी था, जिसके बाद सब कुछ लुओ तियान ने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ तक कि उसने इन तीनों सुपर सेट के जो एल्डर्स और वॉरियर्स थे उन्हें भी अपने साथ में ला लिया था। जिसने उसकी बात मानी उसे उसने अपने साथ रखा और जिसने उसकी बात नहीं मानी उसे उसने मार दिया, जिसमें अनगिनत डाउडी लेवल के वॉरियर्स भी मारे गए थे और जो उसके साथ थे वो केवल उसके डर के कारण थे। इस टाइम पे ग्रीन हंचबैक माउंटेन के अंदर काफी सारी इमारतें भी बनी हुई थी और साथ ही साथ उनमें विथर्ड लीफ सेक्ट का ही मार्क बना हुआ होता है। साथ ही अभी तक यहाँ से ब्लड की स्मेल आ रही थी, जिससे कोई उम्मीद कर सकता था यहाँ पे कितने ज्यादा लोग मारे गए होंगे। ग्रीन हंचबैक माउंटेन के अंदर एंटर होने के बाद जॉन ज्यादा कुछ नहीं करता और तुरंत ही विथर्ड लीफ सेक्ट के काफी सारे एल्डर्स को तुरंत ही मार देता है और इसके बाद विथर्ड लीफ सेक्ट का फर्स्ट एल्डर जॉन के सामने लाया जाता है, जो कि हल्के पीले कलर के कपड़े पहने हुए था और उसकी हालत भी काफी ज्यादा बुरी दिखाई दे रही होती है। हालांकि जॉन इसके ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाता क्योंकि उसने देखा था ये पर्सन कितना ज्यादा क्रूएल था और जॉन ने अपने हाथों से इसे लोगों को मारते हुए देखा था। हालांकि जॉन के पावरफुल ग्रुप को देखकर वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता और तुरंत ही जॉन के पैरों में घुटने टेक कर कंटिन्यू जोयान को ग्रीड किया जा रहा था और इसके बाद कहता है, एल्डर ये जूनियर कभी आपसे नहीं मिला, मुझे आश्चर्य क्या एल्डर, मुझे छोड़ सकते हैं, मैं सदा ही आपका आभारी रहूंगा। इस टाइम पे उसकी पूरी बॉडी कांप रही होती है और चेहरे से पसीना टप टपा ही रहा होता है। तभी जॉन कहता ठीक है, मैं पिछले कुछ सालों में विथर्ड लीफ सेक्ट के डेवलपमेंट के साथ साथ लुओ तियान के प्रेजेंट टाइम के ठिकाने को जानना चाहता हूँ। जोयान को पता था ये जगह लुओ तियान की सही लोकेशन बिल्कुल भी नहीं थी, वरना वो इस जगह की रखवाली के लिए कुछ नॉर्मल डाउडी लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। जोयान के मुंह से लुओ तियान का नाम सुनकर वो एल्डर जॉन को काफी अजीब तरीके से देखता है, लेकिन तभी जोयान अपना ऑरा उसके ऊपर बना देता है, जिसके कारण उसका चेहरा हरा बैगनी होने लगता है और उसकी डुई डिस्ट्रॉय होने लगती है और कुछ ही देर बाद वो बस ब्लास्ट होने ही वाला था कि तभी वो अपना सिर हिलाता है और जॉन अपने ऑरे को कम करता है। जिसके बाद वो येलो कपड़े पहने हुए एल्डर जोयान को लुओ तियान की प्रेजेंट टाइम की जगह को बताता है और उसकी बात को सुनकर जॉन काफी ज्यादा उदास हो जाता है और पूरी ही बॉडी से किलिंग इंटेंट ऑरा रिलीज होने लगता है और इसके बाद उसे खींच के एक थप्पड़ मारता है और वो वहीं का वहीं ब्लास्ट होता है, जो देखकर जॉन के पीछे का ग्रुप भी तुरंत ही चौंक जाता है कि जॉन इतना गुस्से में क्यों आ गया। तभी जॉन कहता है चलो जॉइन इन माउंटेन रेंज अभी के अभी। उस एल्डर के अकॉर्डिंग 4 साल पहले लुओ तियान वेस्ट रीजन के नंबर 1 सेक्ट किन वेस्टलैंड मेज वैली के साथ अलायंस में शामिल हो गया था। साथ ही जो किन मेज वैली थी वो अचानक ही किसी अननोन रीजन के कारण लुओ तियान के साथ शामिल हो गई और उन्होंने वेस्ट रीजन के काफी सारे बड़े सेक्टों को भी अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया था। साथ ही 4 साल के छोटे से टाइम के अंदर वेस्ट रीजन के आधे से ज्यादा सेक्ट किन मेज वैली द्वारा या तो डिस्ट्रॉय कर दिए गए या अपने अंदर मिला लिए गए थे। यहाँ तक कि किन मेज वैली ने जिन सेक्टों को डिस्ट्रॉय किया वहाँ की यंग जनरेशन और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा था, जिससे कोई देख सकते थे कि वो लोग कितने ज्यादा क्रूएल थे। और पिछले कुछ सालों के बाद किन मेज वैली ने न केवल वेस्ट रीजन में अपना विस्तार किया था बल्कि उन्होंने जाइलिन माउंटेन रेंज की तरफ भी रुख कर लिया होता है और प्रेजेंट टाइम पे कुछ बड़े और छोटे सेक्टरों द्वारा जाइलिन माउंटेन रेंज पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। और इस बार लुओ तियान और किन मेज वैली के वैली मास्टर जाइलिन माउंटेन रेंज के उस लास्ट एरिया में जा रहे थे जिसे अभी भी जीतना बाकी था। इस एपिसोड में लिंग बिंगजुआन ऑफिशियली जॉन की गर्लफ्रेंड बन जाएगी। मतलब कुछ ऐसा वैसा होगा या नहीं होगा आगे देखेंगे, क्योंकि अब जॉन उसकी इतनी हेल्प कर रहा है तो उसे बन ही जाना चाहिए। मतलब लगभग तो बन ही चुकी है, वरना अपने ठरकी को मुड़ मुड़ के थोड़ी देखती। जिसके बाद हमें जालिन माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जालिन माउंटेन रेंज को पूरे साल मैजिकल बीस्टों द्वारा डिवाइड किया गया था। साथ ही जालिन माउंटेन रेंज के अंदर 4 पावरफुल मैजिकल बीस्टों ने न जाने कितने एक्सपर्ट को डर से कांपने का कारण बनाया था और ये मेनली जालिन माउंटेन रेंज के इनर एरिया के लिए था और इसीलिए किन मेज वैली और लुओ तियान इस बार खुद आए थे इस मेन एरिया को जीतने के लिए, क्योंकि वे पूरी जालिन माउंटेन रेंज पे अपना कब्जा चाहते थे, बल्कि जालिन माउंटेन रेंज के वो चारों मैजिकल बीस्ट और लिंग बिंगजुआन को भी मारना चाहते थे। उन चारों मैजिकल बीस्ट के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं देखना चाहता हूँ कि किसको किसको याद है। जिसके बाद हमें जालिन माउंटेन रेंज का डीपेस्ट एरिया दिखाया जाता है, जहाँ एक पावरफुल ग्रुप जालिन माउंटेन रेंज की गहराई में खड़ा हुआ होता है और उसकी अपोजिट साइड एक माउंटेन रेंज पर कुछ ह्यूमन फिगर खड़ी हुई थी जो कि उस ग्रुप को रोके हुए थी। और इस टाइम पे कोई अगर आसपास के एरिया को देखे तो हर तरफ आग ही आग लगी हुई होती है और काफी सारे मैजिकल बीस्टों की लाशें पूरे जंगल में फैली हुई होती हैं। तभी अपनी स्काई ईगल कहता है, मेरे जालिन माउंटेन रेंज का बाहरी दुनिया से कभी कोई भी लेना देना नहीं रहा, फिर क्या इस तरीके के काम करने जरूरी हैं। और इसके बाद वो अपने सामने वाले ग्रुप को देखता है। हालांकि दूसरी तरफ कुछ ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन उनमें से सभी लोग काफी पावरफुल थे। हालांकि फिर भी उनकी पावर को कम नहीं आंका जा सकता था, मेनली उन 2 लोगों की जो कि ग्रुप में सबसे आगे खड़े हुए थे। हालांकि उनका और पता तो नहीं चल रहा था, लेकिन स्काई ईगल को उनसे जो फील हो रहा था वो सेम वैसा ही था जैसे कि सिस्टर लिंग बिंगजुआन से फील होता है, जिसके कारण वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक्सपर्ट होने चाहिए। हालांकि वो काफी ज्यादा घबराता है, लेकिन वो पीछे बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं हटता। तभी अचानक तियानिंग के सामने वाले ग्रुप में दो लीडर्स में से एक, जिसने ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए थे, तुरंत ही कहता है, लैंग बिंग जुआन, मैंने आपको कुछ सालों से नहीं देखा, मुझे आश्चर्य कि क्या तुम्हारी चोटें ठीक हो गई हैं? हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो, और जब तुम मुझे देख सकती हो तो क्या तुम्हारे अंदर मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है? ओह ठीक है, चलो मुझे ये बताओ कि वो कोल्ड पॉइजन जब भड़कता है तो कैसा लगता है, क्या पेन होता है? और इसके बाद वो हंसने लगता है और डिसरिस्पेक्ट वे में काफी अश्लील बात लिंग बिंग जुआन को कहता है, इसे कोई बताओ किसकी बंदी को छेड़ रहा है, वो हड्डियां तक ढूंढने को नहीं मिलेंगी इस बंदे की, वैसे भी यूनर के चक्कर में वो बौखलाया हुआ है। चलो आगे। इस टाइम पे वो हाफ एजेड मैन, जिसने ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं, तियानिंग को पूरी तरीके से इग्नोर करता है और जायलिंग माउंटेन रेंज के डीपेस्ट एरिया की तरफ देखता है, क्योंकि वो अपनी पावर के साथ एक पावरफुल ऑरे को फील कर सकता था जो कि काफी ज्यादा फैमिलियर था, और ये ऑरा लैंग बिंग जुआन का ही था। उसके बोलने से इतना फ्लक्चुएशन उठता है कि आसपास जो स्नो और आइस होती है वो भी रुक जाती है और पूरा एरिया कांपने लगता है, जिससे कोई अंदाजा लगा सकता था कि उसकी कितनी पावर होगी। हालांकि वही बंदा एक बार फिर कहता है, तो तुम नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हारे इन रद्दी और बेकार कचड़ों के साथ ही फाइट करके स्टार्ट करूंगा और इन्हें अभी के अभी मार दूंगा। और इसके बाद एक कोल्ड स्माइल के साथ तुरंत ही एक एनर्जी पिलर को स्काई ईगल की तरफ शूट कर देता है, जो कि जस्ट स्काई ईगल के सिर के सामने आ गया था, और स्काई ईगल अपनी पावर के साथ भी इसे डॉच नहीं कर सकता था, इसीलिए वो बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है और उसके टकराने का इंतजार करने लगता है। लेकिन तभी एक सॉफ्ट वॉइस के साथ खून के कुछ छींटे उड़ते हैं और वो एनर्जी पिलर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही एक पावरफुल रोर भी वहाँ होता है, जिसके कारण सभी लोगों की नजर वहीं पे पड़ती है, तो वो देख सकते थे स्काई ईगल के अटैक को रोकने वाला जो पर्सन था वो एक काफी बड़ा अजगर होता है, और ऑब्वियसली इसे अपना नरवाल स्नेक ही होना चाहिए, और नरवाल स्नेक के सिर पे एक सींग भी था जो कि लाइटिंग की तरह दिखाई दे रहा होता है। साथ ही उसकी पूरी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, और इस टाइम पे इस अटैक से टकराने के कारण उसकी पूरी बॉडी खून से लथपथ हो गई थी। साथ ही सफेद हड्डियों को भी देखा जा सकता था। इस टाइम पे ये सभी लोग यानी स्काई ईगल और बाकी का ग्रुप इसे स्केल्ड स्नेक कहते थे, और प्रेजेंट टाइम पे नरवाल स्नेक की पावर 9 स्टार डाउडी पर थी, जो कि उन पांचों में सबसे पावरफुल था। हालांकि वो पावरफुल हो सकता था, लेकिन ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक्सपर्ट का सामना करना ये तो उसके बस की भी बात नहीं थी। ये देखकर वही एल्डर स्माइल करते हुए कहता है, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि ये साथी तुम्हें बचाने के लिए मेरे इतने पावरफुल अटैक को रोक देगा। इस दुनिया में सबसे बेकार चीज होती है दोस्ती। ये सुनकर स्काई ईगल तुरंत ही आगे आता है और कहता है, आप जैसे व्यक्ति दोस्ती के लायक ही नहीं है। और इसके बाद दोनों पंचों को क्रिएट करके डुइक्वी को पूरी तरीके से फ्लक्चुएट करता है और अपने सामने वाले एल्डर की तरफ किलिंग इंटेंट ऑरा की तरह लेकर बढ़ने लगता है। हालांकि ये देखकर वो बंदा तुरंत ही कहता है, मैं दोस्ती के लायक हूँ या नहीं ये कहना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और इसके बाद जस्ट स्काई ईगल के सामने अपेयर होके जिंद किसन कोई से लबालब एक पंच स्काई ईगल की सिर की तरफ बढ़ा देता है, और लग रहा होता है कि उसे अब कोई नहीं बचा पाएगा, और वो पंच बस टकराने ही वाला था कि तभी अचानक स्काई ईगल के सामने एक आइस का मिरर अपेयर हो जाता है और उस अटैक को रोक देता है। और इसके बाद आसपास का जो टेम्परेचर होता है काफी ज्यादा डाउन होने लगता है, और ये होती है हमारी सिस्टर लैंग बिंग जुआन, मतलब तुम सबकी सिस्टर लैंग बिंग जुआन, मेरी सिस्टर नहीं। और उसने आइस के ग्रेट वे ऑफ दाउ का यूज किया था। ग्रेट वे ऑफ आइस को देखकर वो पर्सन तुरंत ही पीछे दूसरे पर्सन की तरफ लौट आता है, और इसके बाद तुरंत अपने सामने की एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल को देखता है, जिसकी कोल्ड आई उन्हीं दोनों को देख रही थी। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, लैंग बिंग जुआन, तो तुम अंत में बाहर आने को रेडी हो? मुझे तो लगा तुम अपने चूहे के बिल से कभी भी बाहर नहीं निकलोगी। इस टाइम पे वो सिस्टर लैंग बिंग जुआन के फिगर को देखता है, और उसकी बॉडी से सिर्फ किलिंग इंटेंट ऑरा रिलीज हो रहा था। हालांकि ये यंग होता तो इसकी एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग हो सकती थी, लेकिन इस लेवल पर पहुंचने के बाद अब उसे केवल एक ही चीज चाहिए थी, जो की थी पावर। हालांकि तभी लैंग बिंग जुआन कहती है, किंसुओ, आज ये क्वीन तुम्हारे हर एक कर्ज को चुकाएगी। और इसके बाद लैंग बिंग जुआन के एक इशारे के साथ आसपास का टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन होने लगता है, और लैंग बिंग जुआन की बॉडी के आसपास आइस की एक पतली सी परत को देखा जा सकता था, जो कि लैंग बिंग जुआन की बॉडी से काफी कोल्ड ऑरा रिलीज हो रहा था। यहाँ तक कि किंसुओ को भी अपनी पावर के साथ हल्की सी ठंडक फील होने लगी थी, जिसके कारण वो तुरंत ही समझ जाता है कि लैंग बिंग जुआन की बॉडी का जो कोल्ड पॉइजन था पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। साथ ही साथ उसकी पावर भी बढ़ गई है, और प्रेजेंट टाइम पे उसकी पावर ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पर है, और उसकी पावर से बिल्कुल भी कम नहीं थी। ये देखकर किंसुओ तुरंत ही घबराते हुए और चिल्लाते हुए कहता है, लेट स्टेज ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल, ये कैसे पॉसिबल है? ये लड़की इतने सालों से यहाँ पे है जहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा कम होता है, फिर वाला ये कोल्ड पॉइजन को कैसे दूर कर सकती है? उसे पता था कि अगर लैंग बिंग जुआन पूरी तरीके से ठीक हो गई है तो उसे कंट्रोल करने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तभी लुओ तियान कहता है, ये जियो यान है, और उसकी अजीब सी फ्लेम के कारण इस लड़की को अपने कोल्ड पॉइजन से छुटकारा पाने में हेल्प मिली है, वरना ये कभी भी नहीं होता। और इसके बाद वो लैंग बिंग जुआन को घूरने लगता है। तभी किंसुओ कहता है, जियो यान, वो जियो यान था। ये लुओ तियान वो लड़का कहाँ है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? मैंने पूरे वेस्ट रीजन को छान मारा है, लेकिन मुझे वो अभी तक नहीं मिला। वो आखिरकार कहाँ है? इस टाइम पे किंसुओ के चेहरे से और उसकी बॉडी से बेकाबू किलिंग इंटेंट ऑरा रिलीज हो रहा था,
जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है मैं अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लूंगा। तभी लुओ तियान उसकी तरफ देखते हुए कहता है बेली मास्टर, हम पहले ही पूरे वेस्ट रीजन को खोज चुके हैं, एकमात्र यही जगह बची है। जिसपे वो ओल्ड मैन कहता है कि आप कह रहे हैं कि जियोयान यहाँ है? जिसपे लुओ तियान कहता है और कोई जगह नहीं है। ये सुनकर किनसुओ तुरंत ही लैंग बिंगजुआन की तरफ देखता है। लैंग बिंगजुआन, ऐसा लगता है कि आज न केवल मैं हमारे बीच के बाकी हिसाब को बराबर कर पाऊंगा बल्कि मैं अपने बेटे का बदला भी ले सकूंगा। किनसुओ की बात पे लैंग बिंगजुआन कोई भी रिएक्ट नहीं करती और उनकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी और भी ज्यादा घनी हो जाती है। तभी किनसुओ लैंग बिंगजुआन की तरफ बढ़ते हुए कहता है लैंग बिंगजुआन मरो। और इसके बाद वो तुरंत ही अपने दोनों हाथों को सामने करता है और आइस से 2 स्पेयर क्रिएट करता है जो कि सीधा ही लैंग बिंगजुआन की तरफ शूट कर देता है। किनसुओ के इस अटैक से लैंग बिंगजुआन बिल्कुल भी डॉच नहीं करती, वो बस अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाती है और स्वाइप करती है, जिससे तुरंत एक आइस रॉड कंडेंस हो जाती है। जिसके बाद उसकी जिनसेन कोई तुरंत उसके रॉड के साथ मिक्स होती है और इसके बाद वो तुरंत ही उन दोनों ही स्पेयर को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसकी हरकतें कुछ कुछ जियोयान जैसी नहीं है। और इसके बाद वो दोनों लोग तुरंत ही एक घनी फाइट में जूझ जाते हैं और साथ ही साथ आसपास के लोग ये देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं। वो समझ जाते हैं कि डाउडी लेवल के और ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है। आखिरकार जो पावर का फ्लक्चुएशन वो फील कर रहे थे उसी से उन्हें काफी ज्यादा डर लगने लगा था। हालांकि उन्होंने देखा था कि सैकड़ों एक्सचेंज के बाद भी फाइट का रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला था। दूसरी ओर इस फाइट को देखकर और किनसुओ को देखकर लुओ तियान काफी ज्यादा सैड होता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये बंदा ऐसे ही लड़ता रहेगा तो रिजल्ट वो नहीं निकलेगा जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। क्योंकि इन 100 एक्सचेंज की फाइट के कारण न केवल लैंग बिंगजुआन पराजित नहीं हुई बल्कि किनसुओ काफी ज्यादा सप्रेस कर दिया गया था, जबकि लैंग बिंगजुआन का ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल और बियर्ड होता जा रहा था। और अगर ये कंटिन्यू रहा तो लैंग बिंगजुआन कुछ ही टाइम के अंदर रिटेंडेंस लेवल पर पहुंच जाएगी और उसके बाद वो दोनों ही लोग उसके लिए मैच नहीं होंगे। इसीलिए वो एक थॉट के साथ तुरंत ही अपनी जिनसेन को एक्टिवेट करता है। और इसके बाद लैंग बिंगजुआन और किनसुओ की फाइट देखते हुए अचानक ही एक मौका उठाकर वो लैंग बिंगजुआन के ऊपर अटैक कर देता है और उसकी हथेली सीधा ही लैंग बिंगजुआन के कंधे की तरफ बढ़ने लगती है। हालांकि लैंग बिंगजुआन प्रीसियस मूवमेंट पे उसके अटैक से डॉच तो कर लेती है, लेकिन फिर भी उसके हाथ में एक कट लग जाता है जो कि उसकी आइस ब्लू स्कर्ट को तुरंत ही लाल कर देता है। ये देखकर स्काई ईगल और बाकी के 4 लोग तुरंत ही लैंग बिंगजुआन के लिए आगे आ जाते हैं और यहाँ पे लैंग बिंगजुआन को देखते हुए काफी ज्यादा उदास भी होते हैं। तभी लैंग बिंगजुआन लुओ तियान की तरफ देखती है और कहती है नाली का कीड़ा। ये इसने सही में कहा है। आखिरकार लैंग बिंगजुआन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और उसे बर्दाश्त करते हुए वो गाली दिए बिना नहीं रह सकी। तभी लुओ तियान कहता है जीतने वाला राजा होता है और हारने वाला मार दिया जाता है। हमने आपसे ये नहीं कहा कि हम एक एक करके आपके साथ फाइट करेंगे, ये तो आपने खुद सोच लिया था। तभी किनसुओ कहता है कमीने, मैंने कहा कि ये मेरे और उसके बीच की लड़ाई है, तुम्हें इंटरफेयर करने का क्या अधिकार है? ये सुनकर लुओ तियान तुरंत ही कहता है बेली मास्टर, आपको बेहतर पता होना चाहिए कि सिचुएशन क्या है। अगर मैं इंटरफेयर नहीं करता तो मुझे डर था कि। ये सुनकर संसुओ कहता है आप, और इसके बाद दांत पीस के चुप हो जाता है। जिसके बाद लुओ तियान तुरंत ही स्काई ईगल के ग्रुप को देखता है और कोल्ड स्माइल के साथ आगे बढ़ता है और उन्हें उड़ते हुए दूर भेज देता है। और फिर वो आता है लैंग बिंगजुआन के सामने। हालांकि लैंग बिंगजुआन उसके साथ फाइट करना चाहती थी, लेकिन लुओ तियान के पिछले अटैक ने उनकी काफी सारी ओरिजिन को बिखेर दिया था, जिसे इकट्ठा करने में उन्हें थोड़ा टाइम लगने वाला था। इसलिए वो केवल ये देख सकती थी कि लुओ तियान का हाथ उसकी तरफ आ रहा है। तभी लुओ तियान कहता है लैंग बिंगजुआन, अगर तुम किसी को दोष देना चाहती हो तो तुम्हें खुद को दोष देना चाहिए कि उस दिन तुमने जियोयान को बचाया था। और इसके बाद उसका हाथ लैंग बिंगजुआन की तरफ बढ़ता है और लैंग बिंगजुआन बस अपनी आंखें बंद कर लेती है। और लगभग उसी मूवमेंट पे कि वो हाथ लैंग बिंगजुआन से टच होने वाला था, जियोयान एक ब्लैक फिगर की तरह अफेयर होता है और हल्की ब्लू कलर की फ्रेम से ढकी हुई एक हथेली तुरंत ही लुओ तियान के पाम अटैक पर पटक देता है। जिसके बाद टकराने की आवाज के साथ पूरे ही जाइलिन माउंटेन रेंज में गड़गड़ाहट की आवाज फैल जाती है। और इस अटैक से लुओ तियान को भी झटका लगा था और पलक झपकते लुओ तियान उस जगह से पूरी तरीके से गायब हो जाता है। और गड़गड़ाहट और टक्कर की आवाज के साथ कोई फील कर सकता था कि लुओ तियान एक माउंटेन के अंदर जाकर कितनी परतों के अंदर घुस चुका है। और यहाँ तक कि उसकी सही जगह के बारे में तो किनसुओ को भी पता नहीं था। और इस अचानक हुए चेंज को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और इसके बाद वो अपने सामने की ब्लैक फिगर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा क्यूट होती है। तभी जियोन भी अपना सिर उठाकर उस लोगों के ग्रुप को देखता है और इसके बाद उसकी नजर सीधा ही किनसुओ पर जाकर रुक जाती है जो कि इस ग्रुप को लीड कर रहा था। उसका दिल भी तुरंत ही ठंडा हो जाता है क्योंकि वो जियोन से एक अजीब सा प्रेशर फील कर सकता था। जिसके बाद जियोन तुरंत ही मुड़ता है और अपने पीछे पीले चेहरे के साथ लैंग बिंगजुआन को देखता है। इस टाइम पे लैंग बिंगजुआन भी सदमे से जियोयान को ही देख रही होती है और उसके दिल में तो काफी बड़ा झटका लगा था क्योंकि पिछले कुछ सालों में लैंग बिंगजुआन ने जियोयान के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। और इस जगह से जियोयान जब वेस्टलैंड एरिया के लिए गया था उसके बाद वो फिर कभी वापस भी नहीं आया।
और वो तो लगभग ये मान चुकी थी कि बाद वाला मर चुका था और उसे उम्मीद नहीं थी कि जॉन इतने खतरनाक मूवमेंट पे उसकी हेल्प के लिए आ जाएगा और उसकी पावर इतने भयानक लेवल पर पहुंच जाएगी। लेकिन अपनी प्रेजेंट टाइम की हालत के कारण वो जोयान के ऑरे का पता नहीं लगा पा रही थी। वो पता इसलिए नहीं लगा पा रही क्योंकि वो वीक हो गई है, ऐसा नहीं है कि उसकी पावर कम है। तभी जोयान लैंग बिंगजुआन की तरफ देखते हुए तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग को फ्लिप करता है और रैंक 5 की एक मेडिसिनल पिल को निकालता है और वो ये देखता ही नहीं है, ना इस बात की फिक्र करता है कि लैंग बिंगजुआन राजी है या नहीं, सीधा ही उसके मुंह पे उस पिल को डाल देता है। उस पिल के जाते ही लैंग बिंगजुआन की बॉडी में तुरंत ही एनर्जी फील होने लगती है, जिसके कारण लैंग बिंगजुआन की बॉडी से और मुंह से हल्की सी दर्द भरी कराह निकलती है, जो देख के जॉन के फेस इंप्रेशन अचानक से जम जाता और साथ ही साथ लैंग बिंगजुआन भी अपना सिर घुमा लेती है। जिसके बाद जॉन खड़ा होता है और उसकी नजर स्काई ईगल के ग्रुप पर पड़ती है और इस टाइम पे वो पांचों लोग पहले ही काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। साथ ही जोयान को देखकर उनके दिल में काफी सदमा और काफी खुशी भी होती है। हालांकि वो जॉन की पावर को तो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि पिछले हमले के बाद जोयान किन मेज वैली के एल्डरों को तो काफी आसानी से रोक सकता है। तभी लैंग बिंगजुआन के हैरान चेहरे के सामने जोयान तुरंत इसका ईगल के ग्रुप पर जाता है और उन्हें एक एक मेडिसिनल पिल खिलाता है और इसके बाद तुरंत ही वापस लौटकर किंसुओ और बाकी लोगों को देखने लगता है। तभी किंसुओ कहता, भाई तुम कौन हो? वो जोयान के कल्टीवेशन को देख पा रहा था, जो कि इंटरमीडिएट ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर था और ये किसी को भी चौंकाने के लिए पहले ही काफी था। हालांकि फिर भी उसे लग रहा था कि जोयान उसके लिए मैच नहीं होगा, क्योंकि आखिरकार वो लेट स्टेज का एक्सपर्ट है। इसे कोई समझाओ कि अगर जोयान ने इसके जैसे पावर बढ़ाई होती तो उसकी पावर रिटर्निंग लेवल पर जानी थी। तभी अपना ठरकी प्राउडफुली कहता है जियो यान, और इतना कहने के बाद जोयान तुरंत एक लाइट की किरण में बदलकर किंसुओ के सामने अपेयर होता है और उसका पंच सीधा ही किंसुओ के सिर की तरफ बढ़ता है, जो देखकर किंसुओ तुरंत ही चौंक जाता है और कहता है तुम जियो यान हो। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि जोयान इतना ज्यादा यंग होगा। हालांकि किंसुओ तुरंत ही कहता है क्योंकि अब तुमने मुझे अपने हवाले कर ही दिया है तो मैं तुमसे और लैंग बिंगजुआन से दोनों से निपट लूंगा। और जोयान को अपनी तरफ अटैक करते हुए किंसुओ बिल्कुल भी कमजोरी नहीं दिखाता और उसके दोनों हाथ में दो छोटे से स्पीयर अपेयर होते हैं, जो कि सीधा ही जोयान के सिर की तरफ बढ़ते हैं। इस टाइम पे उन अटैकों को शूट करके वो जोयान के अटैक से भी डॉज कर लेता है। हालांकि दूसरी तरफ अपना ठरकी ऐसा कुछ भी नहीं करता, ना ही वो डॉज करता है, बल्कि जोयान की बॉडी से तुरंत ही उसकी हेवनली फ्लेम अपेयर होती है, जो कि पूरी बॉडी को घेर लेती है और हाई टेम्परेचर के आगे वो स्पीयर तुरंत ही गायब हो जाता है और पिघल जाता है और जोयान का पंच किंसुओ की चेस्ट से जाकर टकराता है। साथ ही उसकी बॉडी का जो कपड़ा होता है तुरंत ही चिथड़ों में बदल जाता है। साथ ही इतना ज्यादा फोर्स जोयान के पंच से जनरेट हुआ था कि उसकी चेस्ट की एक दो हड्डियां भी टूट गई होती हैं और उसका चेहरा लाल हो गया था और खून की उल्टियां करते हुए वो काफी दूर तक पीछे की तरफ घिसटता है। जब सभी लोग किंसुओ को देखते तो वो देख सकते थे कि किंसुओ की चोट चेस्ट पे 1 इंच गहरी मुट्ठी का निशान बना हुआ है, जिससे कंटिन्यू ब्लड बहे जा रहा था। हालांकि तभी जोयान किंसुओ के पीछे की भीड़ में घुसता और एक के बाद एक मुक्का मारकर दर्जनों डाउडी लेवल के वॉरियर्स को खत्म कर देता है। और इसके बाद जोयान जैसे ही एक बार फिर किंसुओ पर अटैक करने ही वाला था, तभी लुओ तियान जोयान को फोर्सफुली पीछे धकेल देता है और जब तक जोयान होश में आता है तब तक लुओ तियान किंसुओ को लेकर इस एरिया से निकल जाता है। हालांकि जोयान उसका पीछा करने ही वाला था कि तभी पीछे से अचानक एक चीख की आवाज आती है, जिसके कारण जोयान जैसे ही पीछे देखता है तो वो देख सकता था लैंग बिंगजुआन, जो कि मेडिसिनल पिल को खाकर रेस्ट कर रही थी। किसी अननोन रीजन के कारण उसकी बॉडी में आइस जमा होने लगी थी और लैंग बिंगजुआन बेहोश हो गई थी। जिसके बाद जाइलिन माउंटेन रेंज के वोल्केनो के अंदर जोयान काफी ज्यादा सीरियस होता है और लैंग बिंगजुआन को देख रहा होता है, जिसकी पूरी बॉडी ठंडे बर्फ की परत से ढकी हुई थी और जोयान काफी ज्यादा टेंशन में भी होता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि किंसुओ से निपटने के लिए लैंग बिंगजुआन अपनी पावर को बढ़ाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करेगी, जो कि आत्महत्या करने से कम बिल्कुल भी नहीं थी। इस टाइम पे जोयान ने जब उसकी बॉडी को स्कैन किया था तब जोयान को पता चला था कि लैंग बिंगजुआन की बॉडी के अंदर आइस का छोटा सा क्रिस्टल है और लैंग बिंगजुआन की यह हालत उसी आइस के क्रिस्टल के कारण थी। और ये आइस का क्रिस्टल कोई नॉर्मल आइस क्रिस्टल नहीं था, बल्कि ये आइस सोल होता है, जिसके बारे में आप सभी लोग बेटर जानते हैं और मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये इस दुनिया का सबसे ठंडा चीज है। और कम टाइम पे पावरफुल होने के लिए लैंग बिंगजुआन ने वास्तव में जबरदस्ती आइस स्प्रे कोल्ड फाउंटेन के अंदर से आइस सोल को प्राप्त किया था और उसे स्वेलो भी कर लिया था। और यही एक रीजन था कि इससे निकलने वाली एनर्जी ने ही लैंग बिंगजुआन को किंसुओ के साथ लड़ने के लिए काफी ज्यादा पावर प्रोवाइड की थी। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे जोयान ने जब स्कैन किया तो उसने फील किया था कि उसके इनर ऑर्गन हड्डियां इस कोल्ड टेम्परेचर के कारण काफी बुरी हालत में है, यहाँ तक कि जो लाइफ पावर है वो भी धीरे धीरे गायब होती जा रही है। और जोयान को पता था कि अगर ये एनर्जी ऐसे ही फैलती रही तो लैंग बिंगजुआन ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी। हालांकि अपनी चोटों के कारण तियानिंग और बाकी लोग इस जगह पर नहीं आए थे और इस जगह पे केवल जोयान और लैंग बिंगजुआन ही थे। समझ रहे हो? इसलिए जोयान बिना किसी झिझक के अपना हाथ बढ़ाता है और
उसके हाथ में तुरंत ही सी हार्ट फ्लेम अपेयर होती है जो कि लैंगविंग जुआन की बॉडी की आइस की उस लेयर को तुरंत ही ढक देते हैं जो कि उसकी बॉडी को कवर किए हुए थी। और जुआन की फ्लेम के सामने और इसके हाई टेम्परेचर के सामने वो आइस तुरंत ही पिघलना शुरू हो जाती है और कुछ ही टाइम के अंदर पिघल जाती है, जिसके बाद लैंगविंग जुआन की बॉडी वापस से सामने आती है। हालांकि यह आइस तो पिघल चुकी थी लेकिन प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी। हालांकि जुआन को पता था कि इसे किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है क्योंकि आखिरकार गुयू ने उसे बताया था और वही एक मेथड जुआन को इस बार फिर से करना था। इसलिए जिनोयान बिना किसी हिचकिचाहट के साथ तुरंत ही अपनी 2 उंगलियों को लैंग जुआन के माथे को टच करता है और वहाँ पे हल्की ब्लू कलर की फ्लेम अंदर जाने लगती है और टेम्परेचर को रिलीज करने लगती है। साथ ही ये फ्लेम अंदर जाते ही कोल्ड एनर्जी को तुरंत ही सप्रेस करने की पूरी कोशिश करने लगती है जो कि लैंगविंग जुआन के माइंड को प्रोटेक्ट कर रही थी। जिसके बाद जुआन अपनी पूरी बॉडी में फ्लेम को अपेयर करता है और हाथ पैर और जुआन की पूरी बॉडी फ्लेम से कवर होती है। जिसके बाद वो लैंगविंग जुआन की बॉडी को देखता है। लैंगविंग जुआन ने भी जुआन की जान बचाई थी। हालांकि दोबारा जुआन ने उसकी जान बचा ये हिसाब बराबर कर दिया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जुआन कोई हिसाब किताब नहीं करना चाहता था। वो बस अपने सामने वाली लड़की को बचाना चाहता था क्योंकि जुआन का कैरेक्टर ऐसा ही है, एकदम कैरेक्टरलेस। जिसके बाद जॉन उसकी तरफ देखते हुए कहता है माफ करना लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जिसके बाद जोयान का हाथ धीरे धीरे लैंगविंग जुआन के पेट के नीचे पहुंचता है और इसके बाद हल्की मुड़ी हुई उंगलियों के साथ उसकी बॉडी से काफी सारी फ्लेमें तुरंत ही रिलीज होती है जो कि 6 एनर्जी बॉल में चेंज होकर तुरंत ही लैंगविंग जुआन की बॉडी के अंदर एंटर हो जाती हैं और लैंगविंग जुआन की बॉडी के जो कोल्ड आइस एनर्जी होती है जो कि आइस सोल से प्रोड्यूस हो रही थी उसे सप्रेस करना स्टार्ट कर देती है। इस टाइम पे जुआन का ये प्रोसीजर पूरी तरीके से 4 घंटे तक चलता है जहाँ पे जुआन ने लैंगविंग जुआन की बॉडी से कोल्ड एनर्जी को तो निकाला ही था लेकिन वो साथ ही साथ लैंगविंग जुआन की बॉडी को चेक भी कर रहा था क्योंकि रैंक 5 की पिल को स्वैलो करने के बाद भी लैंगविंग जुआन की बॉडी में जो चोट बनी हुई थी वो अब तक गायब नहीं हुई थी। मतलब चोट रिकवर हो चुकी थी लेकिन अभी भी वहाँ पे निशान बने हुए थे। साथ ही लैंगविंग जुआन का जो एट्रीब्यूट था वो आईसी था तो उसकी बॉडी से कोल्ड एनर्जी को निकालते हुए जोयान को और भी ज्यादा अलर्ट रहना पड़ा था क्योंकि इससे लैंगविंग जुआन की बॉडी घायल हो सकती थी और साथ ही साथ उसका कल्टीवेशन भी इफेक्टिव हो सकता था। और अगर उसका कल्टीवेशन इफेक्टिव होता तो भले ही बाद वाली वो ठीक हो भी जाती लेकिन वो जुआन से काफी ज्यादा नफरत करती। जिसके बाद बारी आती है आइस सोल की। हालांकि आइस सोल में काफी ज्यादा कोल्ड इन एनर्जी होती है लेकिन अगर इसका यूज हिसाब से किया जाए तो ये काफी ज्यादा पावरफुल होता है और आपके पावर को बढ़ाने में कैपेबल होता है। लेकिन अगर आप इसे ज्यादा स्वेलो कर लेते हैं और इसे कंट्रोल नहीं कर पाते तो ये आपकी ही बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और प्रेजेंट टाइम पे लैंगविंग जुआन ने इसे काफी ज्यादा स्वेलो कर लिया था और वो इसे रिफाइन भी नहीं कर पा रही थी। आखिरकार स्ट्रीम इन बॉडी और वॉर्मफुल बॉडी यानी कि पॉइजन बॉडी दोनों एक ही जैसे थे, बस दोनों के एट्रीब्यूट ही अलग थे। पॉइजन बॉडी में आपका एट्रीब्यूट पॉइजन होता है और इन बॉडी में आप एट्रीब्यूट आइस होता है जो कि एक कोल्ड को प्रेजेंट करता है और दूसरा पॉइजन को, और दोनों ही काफी ज्यादा रेयर थे। साथ ही ऐसा कहा जा सकता था कि एक्सट्रीम आइस बॉडी या कि एक्सट्रीम इन बॉडी किसी भी चीज को जमाने में कैपेबल थी। इन बॉडी उतनी ही ज्यादा पॉपुलर थी जितना की पॉइजन बॉडी। तभी लैंगविंग जुआन की बंद आंखें अचानक खुल जाती हैं और वो तुरंत ही खड़ी हो जाती है और उसकी बॉडी से कोल्ड ऑरा रिलीज होने लगता है, घूरे जा रही थी लगता है और जोयान की तरफ एक थप्पड़ बढ़ा देती है। ये देखकर जुआन तुरंत ही कहता है ये लड़की कितनी ज्यादा खतरनाक है। उसने लैंगविंग जुआन की स्पीड को देखा था और अभी अभी उसके पावर को भी फील किया था, इसलिए जोयान तुरंत ही पीछे की तरफ हट जाता है। हालांकि जोयान चकमा तो दे देता है लेकिन लैंगविंग जुआन एक बार फिर से जोयान की तरफ बढ़ती है और इस बार उसका पंच पेट पे की तरफ जा रहा था लेकिन जोयान अपनी स्पीड का यूज करके उसके इस अटैक को भी डॉज करता है। हालांकि फिर भी वो हाथ टच हुआ था जिसके कारण जोयान की खोपड़ी पूरी तरीके से झन्ना गई होती है। लैंगविंग जुआन के अटैकों के सामने जोयान की जरा भी ढीले होने की हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि इस टाइम पे जोयान को भी डर था कि कहीं ये एक ही थप्पड़ के साथ उसकी लंका ना लगा दे। इस टाइम पे कंटिन्यू लैंगविंग जुआन जुआन के ऊपर काफी बार अटैक करती है और जुआन काफी बार बचता है। ये देखकर लैंगविंग जुआन तुरंत ही आइस ग्रेट वे ऑफ दाओ का यूज करती है और जुआन को सभी जगह से खेल लेती है। और इस टाइम पे जुआन के सामने 20 आइस मिरर होते हैं जिससे कोल्ड एनर्जी आसपास जुआन के बह रही होती है। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे जुआन वाइड के ग्रेट वे दाओ से बच रहा होता है लेकिन जुआन को भी इससे काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। साथ ही जुआन ये जानकर और भी ज्यादा हैरान था कि वोल्केनो के अंदर की एक केव पूरी तरीके से आइस से सील हो गई थी, यहाँ तक कि वो मैग्मा जो कि लाल था पूरी तरीके से कोयले में बदल गया होता है और ठंडा हो चुका होता है। जो देखकर जुआन समझ गया था कि उसे भागने की जगह तो नहीं मिलने वाली। ये सोचकर जुआन फूट फूट कर हंसता है क्योंकि उसने देख लिया था कि लैंगविंग जुआन की जो एक्सट्रीमली इन बॉडी है वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है और साथ ही साथ अब कोल्ड आइस सोल उसके लिए कोई खतरा नहीं थी। लेकिन लैंगविंग जुआन प्रेजेंट टाइम पे जोयान के लिए खतरा बन गई थी और अगर जुआन इस खतरे को सुलझाना चाहता था तो उसे लैंगविंग जुआन को रोकना था। हालांकि वो अपने दिल में जैसे ही इसे रोकने का तरीका सोचता है तो काफी ज्यादा झिझकने लगता है क्योंकि रिजल्ट कुछ ऐसा था जिसे जोयान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था या फिर शायद कुछ ऐसा जिसे लैंगविंग जुआन सहन नहीं कर सकती थी। जुआन ने काफी सारे एशियन बुक्स में रीड किया था कि जो इन बॉडी होती है वो काफी ज्यादा रेयर होती है और साथ ही साथ जितनी बार भी ये दिखाई गई थी केवल लड़कियों में ही दिखाई गई थी।
साथ ही एक्सट्रीमली इन बॉडी को कंट्रोल करने का कोई भी तरीका नहीं था और ये बाई बर्थ होती थी। पॉइजन बॉडी से रिकवर होने के तो कुछ तरीके थे, लेकिन इन बॉडी के लिए कोई भी तरीका नहीं था। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि इससे निपटने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि एशियन बुक्स में इसके बारे में नहीं था। जुएन को अच्छी तरीके से आता कि उसके टीचर याओलाओ ने एक बार उसे बताया था कि इन बॉडी का जो एसेंस होता है वो काफी ज्यादा कोल्ड इन एनर्जी के कारण होता है। इनका मतलब कोल्ड ही समझना आप, कोल्ड एनर्जी या आइस एनर्जी, इसे इन एनर्जी कह रहे हैं हम, जिसे बाई बर्थ और एक्वायर्ड दो टाइप में डिवाइड किया गया था। मतलब या तो ये आपके साथ बाई बर्थ है या आपने इसे एक्सेप्ट किया है। तो जो बाई बर्थ होता है उसकी इन एनर्जी जो होती है वो काफी ज्यादा नॉर्मल होती है और ये उसके लिए काफी इजी भी होता है इसे कंट्रोल करना। हालांकि जो एक्वायर्ड बॉडी होती है उसके लिए ये काफी लॉन्ग टाइम से कोल्ड आइस एनर्जी के इकट्ठा होने के कारण होता है और काफी ज्यादा इन एनर्जी होने के बाद नुकसान को ठीक करने का कोई भी तरीका नहीं होता, यानी कि उस एनर्जी को कम करने का कोई भी तरीका नहीं होता। हालांकि टीचर याओलाओ ने इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। ओल्ड टाइम पे ये भी कहा जाता था कि इन एनर्जी इतनी ज्यादा ठंडी होती थी कि जिस किसी के पास भी ये इन एनर्जी वाली बॉडी होती थी उसकी बॉडी से इतना कोल्ड एनर्जी और कोल्ड इंटेंट ऑरा रिलीज होता था कि कोई भी पर्सन उसके पास नहीं जा पाता था और जो कोई भी उसके पास जाता था वो सामने वाले की कोल्ड एनर्जी के कारण मार दिया जाता था, चाहे उसका मन हो या ना हो। सेम ये बोन फुल पॉइजन बॉडी की तरह ही कि पॉइजन जब रिलीज होने लगता था तो आप चाहे मारो या ना मारो, लेकिन उस पॉइजन के कारण लोग मर जाते थे। ये आपने लिटिल फेरी के केस में पढ़ा भी होगा। हालांकि जोयान के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता था और जोयान लैंग बिंगजुआन के नजदीक जा सकता था, इसीलिए काफी देर तक झिझकने के बाद जोयान खुद को कंट्रोल करता है और लैंग बिंगजुआन के और उसके बीच में जब कुछ मीटर की गैप होती है, साथ ही जोयान ने यह भी फील किया था कि लैंग बिंगजुआन की पावर रिटर्नेंस लेवल पर एक कदम दूर है और अगर वो इस टाइम पे उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो उसके लिए काफी बुरा होगा। इसलिए जोयान तुरंत ही कहता है ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अंत तक आपकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। वाइफ के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया लगता है। जैसे ही जोयान कहता है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हूँ तो जोयान दिल में अपने आप को काफी डांटता भी है और इसके बाद तीनों एलिफेंट स्किल को एक्टिवेट कर देता है और उसी टाइम पे उसकी बॉडी से काफी पावरफुल फ्लेम रिलीज होने लगती है और इसके बाद वो तुरंत ही लैंग बिंगजुआन का हाथ पकड़ लेता है और इसके बाद जोयान तुरंत ही अपने दूसरे हाथ को फ्लिप करता है जिसके कारण उसकी बॉडी से काफी पावरफुल फ्लेम रिलीज होने लगती है जो कि लैंग बिंगजुआन के कपड़ों को तुरंत फाड़ देती है और इसके बाद जोयान उसे आइस सोल को कंट्रोल करने में हेल्प करने वाला है। तरीके आप सोच लेना। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ दिखाई दे रहा है और हमें जैलिन माउंटेन रेंज डीप एरिया में एक माउंटेन रेंज दिखाई जाती है जहाँ पे एक माउंटेन के ऊपर जोयान काफी प्राउडफुली खड़ा हुआ होता है। उसी के बगल में काफी क्यूट फिगर लैंग बिंगजुआन होती है जिसका चेहरा पूरी तरीके से इंप्रेशन लेस था और उसकी आंखें गुस्से में जोयान को देख रही होती हैं और इस टाइम पे लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी लोग भी चुपचाप जोयान के सामने खड़े थे और सभी की नजरें जोयान के शरीर पर ही थी और वो काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड तरीके से जोयान को देख रहे थे। आखिरकार जोयान की पावर को देख वैसे भी सभी लोग समझ ही गए थे कि जोयान ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंच चुका है। इस टाइम पे जोयान ने स्काई ईगल को उन 30 प्लस डाउडी लेवल के वॉरियर्स को आराम करने के लिए अपनी गुफा में जाने का काम सौंपा था और जोयान की गाइडेंस के कारण तियानिंग इन सभी लोगों के साथ काफी ज्यादा पोलाइट होता है और तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वहाँ पे जोयान लैंग बिंगजुआन और 3 लोगों को छोड़कर सभी चले गए होते और ये बाकी के बचे हुए 2 लोग लिटिल फेरी डॉक्टर और कायर थे। इस टाइम पे कायर लिटिल फेरी डॉक्टर के ही साथ रहती थी लेकिन उसने कभी भी उसके साथ बात नहीं की थी। हालांकि वो कभी भी बोली हो लेकिन वो हर एक काम लिटिल फेरी डॉक्टर के थॉट के कारण ही करती थी और दोनों एक दूसरे के साइलेंस को काफी अच्छी तरीके से समझने लगे थे। और इस टाइम पे कायर लिटिल फेरी डॉक्टर और लैंग बिंगजुआन के बीच के माहौल को फील कर सकती थी और वो फील कर सकती थी कि लिटिल फेरी डॉक्टर लैंग बिंगजुआन को देखते हुए एनिमी टाइप फीलिंग को शो कर रही होती है जैसे कि लैंग बिंगजुआन उसकी दुश्मन हो। इसीलिए तुरंत ही कायर की बॉडी के अंदर की जिनसिन कोई भी फ्लक्चुएट होने लगती है। तभी जोयान अपना हाथ बढ़ाता है और कायर को तुरंत ही रोक देता है जो देखकर वो काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड तरीके से जोयान को देखती है और काफी ज्यादा पोलाइट तरीके से कहती है मास्टर। तभी जोयान उसकी तरफ देखता है और कहता है कायर आपकी प्रेजेंट टाइम की कल्टीवेशन मुझसे कमजोर बिल्कुल भी नहीं है लेकिन आपका जो स्वभाव है वो अभी भी स्टेबल नहीं है, इसीलिए मैं आपको अब ज्यादा नहीं सिखा सकता लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि लोग अपने लिए जीते हैं। इससे पहले कि आप कुछ करें आपको ये पता होना चाहिए और इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप हमेशा अपने पास्ट में नहीं जी सकती, आपको अपने फ्यूचर को भी देखना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम उदास रहो और शायद तुम्हारा भाई भी ये नहीं चाहता होगा कि तुम ऐसी बनो। जो देखकर कायर तुरंत ही कहती है बिग ब्रदर और जोयान की बात सुनकर अचानक ही उस अपने भाई की याद आती है और कुछ देर तक रुकने के बाद कायर अपने आप ही वहाँ से चली जाती है और जोयान को अलविदा कहती है। जोयान भी कायर को जाते हुए देखता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता और इसके बाद जोयान तुरंत ही होश में आता है और 2 लोगों के गर्मा गर्मी भरे माहौल को देखता है। बड़ी मुश्किल से उसने अभी कायर का मामला सुलझाया था और इन दोनों का मामला ये तो उसके हाथ में भी नहीं था। ये सोचकर जोयान फूट फूट कर हंसता है क्योंकि जोयान को पता था भले वो हर एक मुसीबत से बच जाए लेकिन इस मुसीबत से बचना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। इस टाइम पे ये दोनों लोग लैंग बिंगजुआन और लिटिल फेरी डॉक्टर एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं और माहौल काफी ज्यादा अजीब होता है। अगर कहा जाए तो बिना डुई की ये फाइट चल रही होती है। इसलिए
लिए जियान खुद को रोक नहीं पाता और तुरंत ही एक लंबी सांस लेता और इसके बाद बड़ी हिम्मत जुटाकर उन दोनों के बीच एक कदम रखता है और एक दूसरे को देखने से रोक देता है, जिसके बाद जियान सोचता है कि शायद ये मैटर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे लैंग बिंगजुआन और लिटिल फेई डॉक्टर तुरंत ही अपने अपने हाथ उठाती हैं और जियोयान के दोनों ही गालों पे 2 थप्पड़ चमचमाते हुए पड़ते हैं, जो देखकर जियोन काफी अजीब तरीके से फील करता है कि वास्तव में यह दोनों लड़कियों से इस तरीके से पीटेंगी। और शायद थप्पड़ मारने की स्पीड भी इतनी ज्यादा तेज थी कि ऐसा लगता था कि लिटिल फेई डॉक्टर और लैंग बिंगजुआन ने इसमें PhD कर रखी है। और जियोन ने एक चीज तो मानी थी कि वो भी नहीं समझ पाया था कि इन दोनों के दिल में क्या चल रहा था। हालांकि इन 2 थप्पड़ों के बाद ये दोनों शांत हो जाती हैं और इसके बाद थोड़ा देर ठहरने के बाद वो जाने को रेडी हो जाते हैं कि तभी अचानक पहाड़ से एक ह्यूमन फिगर उनकी तरफ उड़ती हुई दिखाई देती है, जो कि उन तीनों के ध्यान को अट्रैक्ट करती है। और कुछ ही मिनटों में वो जियोयान के सामने भी अपेयर होती है। ये एक हाफ एजेड मैन होता है जो कि 7 स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल पर था और इसने पीले कलर के कपड़े पहने हुए थे। साथ ही उसकी चेस्ट पे एक बिल्ला भी था जो कि किन मेज वैली का एक सिंबल था, जो देखकर लैंग बिंगजुआन तुरंत ही किलिंग इंटेंट ऑरा के साथ उसकी तरफ देखती है और कहती है किन मेज वैली से कोई। और इसके बाद वो हमला करने ही वाली थी कि तभी जियोन उसे रोक देता है। ये देखकर लैंग बिंगजुआन की मारने की जो फीलिंग थी वो कम तो नहीं होती, लेकिन किसी अननोन रीजन के कारण वो पीछे हट जाती है। अननोन रीजन तो पता चल ही गया होगा आप लोग को। राइटर इस अननोन रीजन को थोड़ा और डिटेल में लिख सकता था शायद। हालांकि इस टाइम पे वो जियोयान को काफी नफरत भरी हुई नजरों से देख रही थी, जिसने उसकी बॉडी को यूज किया था और वो उसे मार तक नहीं सकी। हालांकि उसकी बॉडी में किलिंग इंटेंट और उठता है और किसी अननोन रीजन के साथ गायब भी हो जाता है। और अगर वो जियान को मारना भी चाहती थी तो वो अपनी जिनसेन कुई को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। इसके साथ भी क्वीन मेडुसा जैसा ही हो रहा है। फॉलन हार्ट फ्लेम के बाद वो कई बार बेचारे को मारने का ट्राई करती है लेकिन मार ही नहीं पाती और इसके बाद जियो का फैमिली पैकेज मिल जाता है तो मारने का मन ही नहीं होता। हालांकि लैंग बिंगजुआन लिटिल फेई डॉक्टर के बारे में तो कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन उसने लिटिल फेई डॉक्टर के साथ कोई भी बुरा थॉट फील नहीं किया था। इसके अलावा अगर उसका कोई बुरा थॉट था भी तो प्रेजेंट टाइम की कल्टीवेशन पावर के साथ भले ही वो उसके साथ दुश्मनी करना भी चाहे और फाइट करना भी चाहे फिर भी मैच नहीं हो सकती थी। हालांकि वे तीनों लोग देख सकते थे कि इस टाइम पे जो किन मेज वैली से बंदा आया वो लैंग बिंगजुआन के लिए नहीं बल्कि जियोयान के लिए था। हालांकि वो बंदा उनसे 300 फीट दूर खड़ा हुआ था और तुरंत ही एक जेट की पट्टी जियोयान की तरफ बढ़ा देता है और जैसे ही वो जेट की पट्टी जियोयान के पास आती है वो तुरंत ही मुड़कर भाग जाता है। हालांकि तभी लैंग बिंगजुआन उसके ऊपर अटैक करती है और तुरंत ही उसे मार देती है। जियोयान ने भी उम्मीद नहीं की थी कि यह लड़की अचानक ही उस पर हमला कर देगी। ये देखकर जियोयान को भी अपनी फीट में हल्की सी ठंडक फील होती है। तो चलो गाइस, ये एपिसोड अब यहीं पर एंड करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे और आज हमारे 3 एपिसोड आएंगे। तो चलो, जियोयान की एक और वाइफ इंट्रोड्यूस हो चुकी है। साले ठरकी ने उसकी पावर को कंट्रोल करने के बहाने पावर कंट्रोल नहीं की, कुछ और कर लिया। खैर, जब राइटर ने लिखा है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन राइटर थोड़ा और कुछ लिख सकता था, लेकिन फिर भी